एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जीपीसीआर एंड जी प्रोटीन्स के बारे में। इसके फंडामेंटल्स के हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सिग्नलिंग पाथवेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीपीसीआर क्या होता है। सो जीपीसीआर इज ए सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन विच इज़ इन्वॉल्व इन द सेल सिग्नलिंग। जैसे आप लोग जानते होंगे कि अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो इसके ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। ये रिसेप्टर इसीलिए रहते हैं ताकि एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन पे अगर कोई सिग्नल आता है जो कि सेल को किसी एक्टिविटी करने के लिए इन्फ्लुएंस करना चाहता हो, तो फिर ये सिग्नल सेल सरफेस रिसेप्टर पे पहले बाइंड होगा, उसके बाद ये आगे चल के किसी दूसरे सेकेंडरी मैसेंजर के हेल्प से जीन को एक्टिवेट करेगा। सो हमें सेल सरफेस रिसेप्टर की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि सारे मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते। बहुत सारे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के साथ पास नहीं हो पाएंगे एंड कुछ ऐसे भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू पास नहीं हो पाएंगे और जिसके इन्फॉर्मेशन को हमें अगर डीएनए या फिर जीन तक पहुंचाना है तो हमें डेफिनेटली एक रिसेप्टर चाहिए जो कि इसके सिग्नल को रिसीव करेगा एंड कुछ ट्रांसड्यूसर मॉलिक्यूल्स चाहिए जो कि आगे इस सिग्नल को ट्रांसड्यूस करेंगे। सो जीपीसीआर इसी तरह का एक सेल सरफेस रिसेप्टर है। ये एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब क्या होता है, अगर हम एक सेल सरफेस को देखें या फिर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें तो इसके थ्रू जब कोई भी प्रोटीन पास करता है तब हम उसे बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। और जीपीसीआर भी इसी तरह का एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये 7 बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ 1 2 3 टाइम हो गया, ये 4th, ये 5th एंड ये 6th एंड ये आ जाएगा 7th। इसी तरह से ये 7 बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। सो हम बोलते हैं इसे 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। क्योंकि ये 7 बार क्रॉस कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सो इसका नाम भी है सर्पेंटाइन रिसेप्टर। इसका अगर आप एंड टर्मिनल देखें तो इसका एंड टर्मिनल आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है एंड इसका जो सी टर्मिनल होता है वो साइटोप्लाज्मिक रीजन पे प्रेजेंट होता है। इस फिगर में आपको और बहुत अच्छे से जीपीसीआर का समझ में आ जाएगा ये किस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे एक्सटीरियर सरफेस पे आपको एंड टर्मिनल दिख रहा होगा एंड साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे आपको सी टर्मिनल नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जितने भी ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है, टोटल 7 डोमेन, ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ आउटर मोस्ट सरफेस पे अगर आप देखें तो कुछ ये लूप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं एंड साइटोसोलिक रीजन पे भी ये कुछ लूप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस साइटोसोलिक रीजन में जो C3 एंड C4 डोमेन होते हैं वो जी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसके नाम में ही आपको पता चल रहा होगा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर या GPCR। मतलब ये ऐसा सेल सरफेस रिसेप्टर है जो कि अपने आप ही सिग्नल को न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचा सकता। ये अपना काम करने के लिए कोई ना कोई ट्रांसड्यूसर इसको चाहिए और वो यहाँ पे जो ट्रांसड्यूसर को यूज़ करता है वो होते हैं जी प्रोटीन्स। मतलब ये बहुत स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं जो कि आगे चल के एक्टिवेट करेंगे। सो जीपीसीआर के C3 एंड C4 डोमेन जो साइटोसोलिक रीजन पे प्रेजेंट है वही एक्टिवेट करते हैं जी प्रोटीन को। तो चलिए इस तरह के जीपीसीआर रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं हम देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया जीपीसीआर रिसेप्टर्स जो होंगे वो पूरे ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्लेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ रिसेप्टर हैं ये। सो ये इनको अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर भी होते हैं जो कि एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन के को रिसीव करते हैं। उसके साथ साथ ये ऑडोरेंट रिसेप्टर भी होते हैं जो कि नोज़ में प्रेजेंट होता है और इसके थ्रू हम स्मेल को सेंस कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे एसिटोकोलिन रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं जो कि एंडोथेलियल सेल्स में प्रेजेंट होता है। विज़न के लिए भी ये जीपीसीआर रिसेप्टर काम करते हैं। इसको छोड़ के और कई सारी जगह पे जीपीसीआर का रोल आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी प्रोटीन के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया जीपीसीआर अपने आप काम नहीं कर पाता, इसको काम करने के लिए हमें कुछ मॉलिक्यूल्स चाहिए, कुछ ट्रांसड्यूसर्स चाहिए। तो ये जो ट्रांसड्यूसर मॉलिक्यूल्स हैं ये जी प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। सो जी प्रोटीन एक्चुअली क्या है?
जी प्रोटीन विच इज़ ऑल्सो नोन एज गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन, ये ऐसे प्रोटीन हैं जो कि गुआनिन न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड कर सकते हैं। और गुआनिन न्यूक्लियोटाइड तीन तरह के होते हैं, एक तो जीटीपी हो सकता है, या फिर जीडीपी हो सकता है, या फिर जीएमपी हो सकता है। सो ये जी प्रोटीन आइदर जीटीपी के साथ बाइंड हो सकते हैं या फिर जीडीपी के साथ बाइंड हो सकते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं जी प्रोटीन्स। ये जो जी प्रोटीन्स होते हैं इनको स्विच प्रोटीन्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो हम आगे चल के देखेंगे। ये इनका काम ये है कि जैसे ही कोई सिग्नल जीपीसीआर रिसीव कर ले, उसी सिग्नल को ये आगे दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे कि आप फिगर ए में देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी सिग्नल जीपीसीआर से रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर रहा है। सो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो जी प्रोटीन प्रेजेंट है, ये जी प्रोटीन जीडीपी के साथ बाइंडेड हैं अभी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक सिग्नल आ जाता है, जीपीसीआर रिसीव कर लेता है इस सिग्नल को, तब ये यहाँ पे पहले जो जीडीपी बाइंड हुआ करता था वो जीडीपी बाहर आ जाता है एंड जीटीपी के साथ बाइंड हो जाते हैं ये जी प्रोटीन्स। जैसे ही जी प्रोटीन जीटीपी के साथ बाइंड हो जाते हैं तो ये अभी एक्टिवेट हो जाते हैं और आगे चल के फंक्शन करने लग जाते हैं। सो जी प्रोटीन को मैंने आपको बताया कि ये स्विच की तरह काम करते हैं। स्विच की तरह कैसे काम करते हैं देखते हैं। जैसे कि नाम है इसका स्विच, स्विच का मतलब आप फ़ैन स्विच से इसे रिलेट कर सकते हैं। अगर फ़ैन स्विच ऑफ होगा तो फ़ैन कभी भी नहीं चलेगा, अगर फ़ैन स्विच ऑन है तो फ़ैन डेफिनेटली चलेगा। उसी तरह से ये जो जी प्रोटीन्स होते हैं, जब जी प्रोटीन जीटीपी के साथ बाइंड होता है तब ये एक्टिवेटेड रहते हैं और ये आगे सिग्नल को ट्रांसड्यूस कर पाएंगे। जब ये जी प्रोटीन जीडीपी के साथ बाइंड होते हैं तो ये इनएक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं और ये आगे कोई भी सिग्नल को ट्रांसड्यूस नहीं करेंगे। ये वो फॉर्म होता है जब जीपीसीआर के पास कोई लिगैंड प्रेजेंट नहीं हो, मतलब जीपीसीआर इनएक्टिव स्टेज में हो। और जब जी प्रोटीन जीटीपी के साथ बाइंड होते हैं ये तब पॉसिबल है जब जीपीसीआर के पास कोई लिगैंड हो और जीपीसीआर एक्टिव हो। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जी प्रोटीन दो तरह के पॉसिबल होते हैं, कुछ होते हैं मोनोमेरिक जी प्रोटीन और कुछ होते हैं ट्राइमेरिक जी प्रोटीन। इनमें डिफरेंस ये है कि जो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स होते हैं वो थोड़े लार्ज साइज़ के होंगे और मोनोमेरिक जी प्रोटीन काफ़ी स्मॉल साइज़ के होते हैं। यहाँ पे हम जो जी प्रोटीन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स हैं। ट्राइमेरिक जी प्रोटीन के पास 3 सब यूनिट प्रेजेंट होता है। सबसे पहला सब यूनिट जी अल्फ़ा, या फिर डायरेक्टली हम अल्फ़ा सब यूनिट बोल सकते हैं, एंड दूसरा सब यूनिट होता है बीटा गामा कॉम्प्लेक्स का एक सब यूनिट। ये बीटा और गामा दोनों एक साथ ही प्रेजेंट होते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया जो जी प्रोटीन्स होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक रीजन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होकर रहते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होता है, इनमें कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है। जी अल्फ़ा भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगा और जी गामा भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगा, लेकिन जी बीटा प्रोटीन जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड नहीं करता। और ये तीनों एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और जिसे आप बोलते हो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन। यही ट्राइमेरिक जी प्रोटीन में जो जी अल्फ़ा सब यूनिट होता है वो आइदर जीटीपी के साथ बाइंड हो सकता है या फिर जीडीपी के साथ बाइंड हो सकता है, एंड ये स्विच की तरह काम करते हैं जिसके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया। तो अब देखते हैं कि ये जो जी प्रोटीन होता है किस तरह से स्विच की तरह काम करता है। सो ये मान लीजिए फर्स्ट वाला जो फिगर है ये वो कंडीशन है जब जीपीसीआर के पास कोई लिगैंड प्रेजेंट नहीं है, मतलब जी प्रोटीन भी इस तरह से तीनों अटैच होकर रहेंगे। सो इस केस में क्या हो रहा है देखिए, ये जो जी अल्फ़ा सब यूनिट है इसके बाद 2 स्विच टाइप के डोमेन प्रेजेंट होते हैं। इस केस में आप देख सकते हैं दोनों स्विच डोमेन हैं। ये दोनों स्विच डोमेन में जो एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, स्विच 1 में थ्रियोनिन 35th पोजीशन पे और स्विच 2 में 60th पोजीशन पे जो ग्लाइसिन प्रोटीन होता है वो जीडीपी के फॉस्फेट के साथ बाइंड हो जाते हैं। जीडीपी के फॉस्फेट के साथ बाइंड हो जाते हैं और इस केस में क्या होता है, ये ऑन स्टेट होता है। ये ऑन स्टेट है। ये ऑन स्टेट कब शो होगा, जब जीपीसीआर के पास कोई लिगैंड आया होगा और ये पर्टिकुलर जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ होगा। जैसे ही इस तरह का एक्टिवेशन हो जाता है तो यहाँ पे देखिए ये दोनों स्विच इस तरह से इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये जी अल्फ़ा प्रोटीन जी बीटा गामा से कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाता है और आगे चल के किसी दूसरे मॉलिक्यूल को ये एक्टिवेट करने लग जाता है। जब यहाँ पे
GPCR के पास कोई लिगैंड प्रेजेंट नहीं होता है, तब हम जानते हैं कि जी प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होगा, मतलब ये ऑफ स्टेज में होगा। और हम जानते हैं ऑफ स्टेज में जो जी प्रोटीन्स होते हैं वो GDP के साथ बाइंड रहते हैं। तो जब ये GDP के साथ बाइंड रहेगा, ये दोनों स्विच प्रोटीन इसके साथ कोवेलेंट इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एडिशनल फॉस्फेट मॉलिक्यूल इसके पास नहीं है। इसी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जी बीटा गामा कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होकर रहते हैं और इस तरह से ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलग अलग टाइप के ट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स। बहुत सारे अलग मेजर क्लासेस के ट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स होते हैं जिनके अलग अलग इफेक्टर मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे बेसिकली 6 जी प्रोटीन के बारे में दिया गया है, ट्राइमेरिक जी प्रोटीन के बारे में, एंड उनके अलग अलग इफेक्टर के बारे में दिया गया है। जैसे कि अगर आप जी अल्फ़ा के बारे में बात करें तो जी अल्फ़ा आगे चल के एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है एडेनिलिल साइक्लेज। ये पर्टिकुलर इफेक्टर आगे चल के एक दूसरा मैसेंजर को एक्टिवेट करेगा जिसका नाम है साइक्लिक AMP, और साइक्लिक AMP आगे चल के किसी ना किसी जीन को या किसी ना किसी तरह किसी जीन को ये एक्टिवेट करेगा। दूसरा होता है जी बीटा कॉम्प्लेक्स, इसके लिए अलग इफेक्टर एंजाइम होते हैं। जी अल्फैक्टरी भी होता है, उसके बाद जी क्यू कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके बाद और भी कई सारे इस तरह के ट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स होते हैं जिनके अलग अलग इफेक्टर मॉलिक्यूल होते हैं एंड अलग अलग सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। इसका मतलब अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक जी प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके लिए एक लिगैंड मान लो यहाँ पे आया हुआ है और इस लिगैंड को एक्टिवेट कराना है किसी ना किसी जीन को, तो ये किस तरह से एक्टिवेट करेगा? सबसे पहले ये बाइंड हो जाएगा GPCR रिसेप्टर से। ये GPCR रिसेप्टर एक्टिवेट होकर जी अल्फ़ा सब यूनिट को एक्टिवेट कर देगा एंड बीटा एंड गामा सब यूनिट जो होते हैं वो अभी तक मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट रहेंगे। ये अल्फ़ा सब यूनिट आगे चल के किसी इफेक्टर को एक्टिवेट कर देगा और ये इफेक्टर फर्दर सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट हो जाते हैं, आगे चल के ये सेकेंडरी मैसेंजर किसी ना किसी जीन को एक्टिवेट करेंगे। सो ये एक्चुअल में पाथवे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अलग अलग इफेक्टर मॉलिक्यूल्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, जी प्रोटीन अपना जो मैसेज होता है वो इफेक्टर मॉलिक्यूल को दे देता है, और ये जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे इफेक्टर मॉलिक्यूल हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 मेजर इफेक्टर मॉलिक्यूल के बारे में मेंशन किया है। सबसे पहला है एडेनिलेट साइक्लेज जो कि एक एंजाइम होता है, ओके, साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करता है ATP मॉलिक्यूल्स को। दूसरा होते हैं GEF। तीसरे हो सकते हैं कुछ चैनल्स हो सकते हैं जो कि पोटाशियम रेगुलेटेड चैनल्स हो सकते हैं, एंड कुछ वोल्टेज रेगुलेटेड चैनल भी इफेक्टर की तरह काम करते हैं। फर्दर वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से इफेक्टर मॉलिक्यूल को जी प्रोटीन एक्टिवेट या इनएक्टिवेट करता है। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्डअप हो जाए। ये मान लीजिए GPCR रिसेप्टर है। इस GPCR रिसेप्टर के पास पहले जी प्रोटीन इसके मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट था। जैसे ही इसके पास एक लिगैंड आ गया, ये जी अल्फ़ा यूनिट जो होते हैं, जी अल्फ़ा सब यूनिट, ये एक्टिवेट हो गए। और ये एक्टिवेट कैसे हुए हैं? उसके पास जब GTP मॉलिक्यूल था उसको ये एक्सचेंज करके GTP मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ये पर्टिकुलर जी अल्फ़ा जो एक्टिवेट हो चुका है, आगे चल के एडेनिलेट साइक्लेज मॉलिक्यूल को ये एक्टिवेट करता है। ये है पहला इफेक्टर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन। दूसरे तरह का इफेक्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं PLC या फिर फॉस्फोलाइपेज C। ये भी एक तरह के एंजाइम होते हैं। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होगा? जी यूनिट चाहिए होगा, जी अल्फ़ा यूनिट चाहिए होगा। इस केस में जो जी अल्फ़ा सब यूनिट यूज़ होता है वो GAQ सब यूनिट यूज़ होता है, और ये आगे चल के PIP2 को IP3 एंड DAG में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन में जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, वो आपको बीटा एरेस्टिन पाथवे देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में कि हम फर्दर डिस्कशन करेंगे आगे। इस केस में भी वही सेम चीज़ हो रहा है। GPCR के पास एक लिगैंड आके बाइंड हो रहा है एंड ये एरेस्टिन मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर रहे हैं और यहाँ पे जी प्रोटीन का सिग्नलिंग एक्टिवेट हो जा रहा है। तो ये था जी प्रोटीन एंड उनके बेसिक फंक्शंस के बारे में। होप कि आपको समझ में आया होगा कि GPCR पाथवे किस तरह से फंक्शन करता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेफिनेटली एक दूसरा अच्छा GPCR सिग्नलिंग के बारे में बात करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी।